हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एग्जाम्पर एंड वेलकम ऑन टुडेज न्यू शॉर्ट वीडियो क्लास। चलिए आज की शॉर्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। ये जो टॉपिक है इट इज रिगार्डिंग द ग्लेशियल लेक बस्ट मैनेजमेंट। और ये जो मैनेजमेंट का गाइडलाइंस दी गई हैं ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा दी गई हैं। अभी हमने देखा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लडिंग का सिचुएशन हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मजदूर जो तपोवन डैम एरिया में थे वो वहां पर फंसे रह गए। काफी लोगों की डेथ हुई। एग्जैक्टली अभी नंबर फाइंड आउट नहीं हो पाया है। तो ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम डैम श्योर एंड वेरी मच कन्विंस्ड कि इस टॉपिक से मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। ठीक है, और इन गाइडलाइंस से हमें पता चल जाएगा कि क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की क्या गाइडलाइंस है, कैसे हमें ग्लेशियल बस्ट को मैनेज करना है, कैसे अपने आप को उससे बचाना है। तो इन गाइडलाइंस के 4-5 पॉइंट हैं, उन्हें आपको इन शॉर्ट याद रखना है, वही आपका एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि देखा हमने ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लडिंग हुई चमोली डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या है ग्लेशियल लेक आउटबस्ट, थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि पीछे एक टॉपिक मैं इसमें ऑलरेडी करा चुका हूं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपको मुझे बताना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रेसिडेंट कौन होता है। ठीक है, कौन होता है इसका प्रेसिडेंट, एनडीएमए का प्रेसिडेंट कौन होता है, और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्रेसिडेंट कौन होता है, इसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अक्टूबर 2020 में ही ये गाइडलाइंस जारी की थी, और ये गाइडलाइंस बेसिकली आधारित हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल स्टडी पर। ये इंस्टीट्यूशन है, देहरादून में है। इसने अक्टूबर और नवंबर में 2 मेजर स्टडीज करके बताया कि ग्लेशियल सर्जिंग का कंडीशन हो रही है, ग्लेशियल अपने साइज से बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं और उनका रिडक्शन भी जितनी तेजी से बड़ा हुआ है उतनी तेजी से उनका रिडक्शन भी होता है। तो इसको सर्जिंग ऑफ ग्लेशियर कहते हैं, सर्ज टाइप ग्लेशियर कहते हैं। तो सर्जिंग ग्लेशियर पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उसके बाद जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो उस रिपोर्ट में ग्लेशियल बस्ट की संभावनाओं के बारे में बताया गया था, उसके आधार पर कुछ गाइडलाइंस भी इन्होंने जारी की थी उसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब अगर देखिए तो ये गाइडलाइंस ठीक तरह से फॉलो नहीं हो पाई हैं क्योंकि अभी ये गाइडलाइंस दी गई हैं। तो एनडीएमए ने ये गाइडलाइंस दी थी जिसमें आइडेंटिफाई एंड मैपिंग पोटेंशियल डेंजरस लेक एरिया, ऐसे लेक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जो कि पोटेंशियली इस बस्ट को अकर कर सकते हैं। उन स्ट्रक्चरल मेजर्स को इन्होंने बताया है कि कैसे हम इस तरीके के सडन ब्रीच ऑफ फ्लडिंग को रोक सकते हैं, बच सकते हैं उनसे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्लेशियल लेक्स क्या होती हैं, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लडिंग क्या होती है। तो कहीं पर भी माउंटेन में जहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स यहां तक नीचे तक हैं, तो यहां पर ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर का यहाँ पर टर्मिनल मोरेन होगा। जब ग्लेशियर फिसलता है तो अपने साथ में बड़ा सारा मलबा लेकर के आगे जाता है, साइड से भी, बीच से भी। तो उसको मेडिनल मोरेन, टर्मिनल मोरेन, साइड मोरेन, इस तरीके के मोरेन्स कहते हैं। मोरेन्स बेसिकली वो जो मलबा होता है, पत्थर होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर जैसा होता है। ठीक है, तो जब भी वाटर जो है वो एक तरीके से किसी इस तरीके के मोरेन के द्वारा या ग्लेशियर के खुद के, यहां पर ग्लेशियर रुका हुआ और यहां पर पीछे लेक बन जाए, तो ग्लेशियर के खुद के द्वारा या मोरेन्स के द्वारा कहीं पर वाटर को रोक लिया जाए तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ग्लेशियर लेक का स्ट्रक्चर होता है। पर ये स्ट्रक्चर जो होता है काफी वीक स्ट्रक्चर होता है, फ्रेजाइल स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर किसी कारण से भी टूट सकता है, ज्यादा बर्फबारी, ज्यादा बारिश या इनमें से किसी फैक्टर, भूकंप के कारण भी ये स्ट्रक्चर टूट सकता है। ठीक है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिससे ये टूट जाएगा, अब्रप्टली ब्रीच हो जाएगा और उससे फ्लैश फ्लडिंग का कंडीशन डाउनस्ट्रीम एरियाज में, रिवर्स में हमको देखने को मिलेगा। तो एनडीएमए ने ग्लेशियल रिट्रीट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा रीजन बताया है। ग्लेशियल रिट्रीट का क्या मतलब है? ग्लेशियल रिट्रीट का मतलब है कि क्लाइमेट चेंजिंग कंडीशन में ग्लेशियर, इस बार बर्फबारी ज्यादा हुई लॉकडाउन की वजह से अगर हम देखें और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखें तो क्लाइमेट थोड़ा बैलेंस कंडीशन में गया। बर्फबारी जो हिमालयन एरिया में ज्यादा हुई, ग्लेशियर का सर्जिंग हुआ, ग्लेशियर बहुत आगे तक बढ़े और आगे बढ़ करके कई सारी ग्लेशियल लेक, प्रो ग्लेशियल लेक, सुपर ग्लेशियल लेक्स इन्होंने फॉर्म की। ठीक है, अब
इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। अभी जैसे अगर हम देखें तो इसी वीक में, इस विदिन द वीक में बिल्कुल शिवरिंग कोल्ड, जो बिल्कुल ठंडा उत्तर भारत में मौसम था, उससे अचानक से गर्मी का मौसम यहां पर आ गया, टेम्परेचर अचानक से 20 के ऊपर जाने लगा। तो ये जो अचानक से क्लाइमेट चेंजिंग का सिचुएशन हो रहा है, उससे जितना ग्लेशियर आगे गया है उतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलता भी है, सर्ज कर, रिट्रीट कर जाता है। इससे बड़ा सारा वाटर जो है इन मोरेन, जो मोरेन्स बने हुए हैं ऑलरेडी वहां पर, ठीक है, उन ग्लेशियर ने इस तरीके से मोरेन्स बना दिए। अब इन मोरेन्स में बड़ा सारा पानी जो है और इकट्ठा हो जाता है, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर बहुत वीक होता है और ये टूट जाता है और ये लेक का पानी आगे वो निकल जाता है। तो हिंदू कुश रीजन में, वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी बताया था कि हिंदू कुश रीजन में, काराकोरम रेंज हिमालयन रीजन में, ठीक है, हिमालयन रीजन में बहुत सारी ऐसी न्यू ग्लेशियर लेक्स जो है वो सडनली फॉर्म आउट हो गई हैं, ठीक है। काराकोरम रेंज में, ग्रेट हिमालयन रेंज में, इन सभी जगहों पर जहां पर स्नोफॉल काफी होता है, वहां पर बड़ी मात्रा में लेक्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो अगर हम देखें तो टिपिकली इनका फीचर क्या है, इनका फीचर क्या है, वाटर मेल्ट आउट होगा, लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर ज्यादा वाटर उसमें और आ गया तो उसमें कैरिंग कैपेसिटी होती नहीं, ओवरफ्लो होगा या तो बैरियर टूट जाएगा, जिस बैरियर ने वाटर को रोक के रखा है वो बैरियर टूट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्या होता है प्रोग्लेशियल लेक एंड सुपर ग्लेशियल लेक, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस तरीके की 3 टाइप की लेक्स आपको ग्लेशियल रीजन में मिलेंगी। एक होगा जो आइस सरफेस पर बनेगा, जो आइस सरफेस पर बनेगा उसे हम कहेंगे सुपर ग्लेशियल लेक। किसी ग्लेशियर के सामने अगर बनी है तो प्रोग्लेशियल लेक, यहां पर ग्लेशियर खत्म हो रहा है और इस जगह पर ग्लेशियर के पिघलने, उसमें से वाटर रिसीड होकर के आने की वजह से यहां पर जो बनेगी वो प्रोग्लेशियल लेक होगी। और कहीं पर ग्लेशियर, ऊपर ग्लेशियर है और नीचे लेक है, जब भी पानी ऊपर से जम जाता है तो अंदर का पानी नहीं जमता है। तो किसी ग्लेशियर के नीचे इस तरीके की लेक है, ठीक है, ग्लेशियर के नीचे इस तरीके की लेक है, उसे सब ग्लेशियल लेक कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है सुपर ग्लेशियल लेक जो कि आइस सरफेस पर ही बन जाती हैं, आइस सरफेस के नीचे बनी तो सब ग्लेशियल लेक, और आइस के जो ग्लेशियर के फ्रंट पर बनी प्रोग्लेशियल लेक। अब इनमें से किसी भी ग्लेशियर के टूटने की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है, यहां अंदर अंदर ही वाटर आगे की ओर निकल सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइप है, यहां पर आप देख लीजिए। तो बेडरॉक अगर टूट गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो लेक्स का बस्टिंग यहां पर हो जाता है। हेवी रेनफॉल हो गया, बहुत ज्यादा रेनफॉल, एक ही जगह पर 2000 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है एक ही स्थान पर गिर गई बहुत तेजी से, 200 सेंटीमीटर वर्षा जो है एक ही जगह पर हो गई, तो ऐसा बहुत देखा जाता है जहां पर स्लोपी एरियाज होते हैं, ठीक है। तो इंपैक्ट क्या होते हैं, ग्लेशियल लेक कैन अफेक्ट आइस फ्लो इंकरेजिंग बेस साइडलाइन, ठीक है, नीचे से टूटने लगेगा, धरातल टूट जाता है नीचे का, वो हो सकता है यहां पर प्रोग्लेशियल लेक्स टूट सकती हैं, ये सारे इफेक्ट जो है वो यहां पर हो सकते हैं। हाल के समय में अगर हम देखें तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का जो फिनोमिना है वो बढ़ता जा रहा है। 2013 में भी केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई वो इसका एक बड़ा उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है वो इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारी नई ग्लेशियल लेक का फॉर्मेशन भी हो रहा है। सेंटर वाटर कमीशन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग उसमें देखा गया कि गंगा बेसिन, इंडस बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन में यहां पर ग्लेशियर्स लेक्स का जो फॉर्मेशन है उनके नंबर में चेंज आ गया है। जैसे यहां पर मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 352, 283 और 1393, ये ब्रह्मपुत्र में है। सबसे ज्यादा ग्लेशियर लेक जो है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में है, ये एक वन लाइनर आप यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन मतलब ज्यादा बस्टिंग का सिचुएशन हो सकता है, और ये जो फॉर्मेशन और बस्टिंग है ये मेजर किस कारण से हो रही है, ये मेजर क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, ठीक है। ये आप एक पूरा मैप जो है यहां पर है, और जो ग्रेट हिमालयन रीजन है, ये वाला जो ग्रेट हिमालयन रीजन है यहां पर ज्यादा बस्टिंग का सिचुएशन देखा गया है, ठीक है, इन जगहों पर ज्यादा बस्टिंग सिचुएशन देखा गया है। मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय या शिवालिक रीजन में ऐसा नहीं होता है, पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन्हीं क्षेत्रों में फ्लैश फ्लडिंग का पड़ता है। अब रिस्क रिडक्शन के लिए क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, गाइडलाइंस की तरफ अगर नजर डालें तो गाइडलाइंस में पहले कहा गया है आइडेंटिफाई, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए, ऑब्जर्वेशन, कीप द रिकॉर्ड पास्ट इवेंट्स का, जियोमॉर्फिक डेटा का, जियोटेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर रीजन हम रिकॉग्नाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है
इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहां कहां पर मोरेन, टर्मिनल मोरेन पर लेक्स बनी हुई हैं, कहां पर प्रोग्लेशियल लेक बनी हुई। तो सबसे पहले हमारे पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। फिर डाउनस्ट्रीम एरिया में कितना ह्यूमन पॉपुलेशन उस रीजन में है, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम एरिया में कितना ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो है, यहां पर एक पीपीटी के माध्यम से कैसे मैंने यहां पर रिस्क रिडक्शन वल्नरेबिलिटी को यहां पर प्रेजेंट किया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, ओरली मैं इसको डिफाइन करता जा रहा हूं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, अगला चीज क्या बताया है, एक तो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, दूसरा जो है सिंथेटिक अपर्चर राडार इमेजिनरी सिस्टम से टेक्नोलॉजी की मदद से इन ग्लेशियर में होने वाले चेंजेस को रेगुलर हमको मैप आउट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि कैसे मैनेजमेंट करेंगे तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, यूज ऑफ सिंथेटिक अपर्चर राडार टेक्नोलॉजी, जिससे हम रेगुलर मैपिंग कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा जो भी वाटर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होगा। खासकर जो मॉनसून के महीने हैं इसमें हमें नजर रखने की काफी आवश्यकता है, ऐसा एनडीएमए ने यहां पर बताया है, ठीक है। अलाउ रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ लेक बॉडीज फ्रॉम द स्पेस, हमें अपने सैटेलाइट्स की मदद से भी यहां पर रिमोट सेंसिंग इन इस रीजन का हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चैलेंजिंग फ्लड, जो पोटेंशियल फ्लड्स है उसके लिए यहां पर क्या बताया गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विद इन दीज एरिया शुड बी, उसको हमें मेजर करना चाहिए, कभी ज्यादा दिखे तो हम उसे पंप आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, उसे हम पंप आउट करके यहां से निकाल सकते हैं। अंडर आइस, अगर आइस के अंदर की तरफ है कहीं पर लेक बनी हुई है जिसको हम सब ग्लेशियल लेक कहते हैं, उस एरिया में किसी भी तरीके का प्रेशर, टूरिज्म एक्टिविटीज का प्रेशर यहां पर नहीं होना चाहिए, इस तरीके की रिकमेंडेशन यहां पर दी गई है, ठीक है। यूनिफॉर्म कोड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एक यहां रिकमेंडेशन दी गई है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो कि डाउनस्ट्रीम एरियाज में होती हैं, जैसे एक रिवर के दोनों साइड, दोनों बैंक पर लगभग 500 मीटर तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का रिकमेंडेशन दिया है। और सभी एरिया में सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि हायर हिमालय पर अलग है। तो एक यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन कोड जो है वो यहां पर होना चाहिए। इनहैंसिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसके लिए इन्होंने यहां पे बताया है कि हमारे पास एक अलार्म सिस्टम होना चाहिए। अगर कहीं पर वाटर स्टोर हो रहा है, ऊपर कहीं डैम बना है, उसमें वाटर एक निश्चित मात्रा के में स्टोर हो रहा है, बहुत तेजी से वाटर उसमें आ रहा है, तो उसका एक सायरन सिस्टम होना चाहिए। हिमालयन रीजन में इन्होंने यहां पर रिकमेंड किया है, उसका एक सायरन सिस्टम होना चाहिए। नेपाल और चाइना जो है इस तरीके के सायरन सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि सेंसर के माध्यम से चलता है। तो वाटर सेंस करके अगर वाटर ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पर एक बहुत तेज सायरन उन एरियाज में होने लगता है। फॉरेस्ट एरिया को हमें बढ़ाना है, इसके बारे में भी इसमें दिया गया है रिकमेंडेशन में, ठीक है। यहां पर एक पीपीटी है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर ट्रेनिंग द लोकल मैन पावर, किसी भी इस तरीके की डिजास्टर में ये देखा गया है कि जो लोकल मैन पावर है वो सबसे इफेक्टिवली काम कर पाता है। जैसे अभी ही हम देखें जो उत्तराखंड में हुआ, उसमें एनडीआरएफ जो हमारा डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं, उसके अलावा आर्मी वगैरह, आईटीबीपी, ये सब लगे रहे, पर जो काम लोकल मैन पावर कर पाता है वो इनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि उनको एरिया का बहुत अच्छे से जानकारी होता है। तो ट्रेनिंग ऑफ द लोकल मैन पावर, ओवर 80% जो सर्च और रेस्क्यू है वो लोकल कम्युनिटी के द्वारा किया गया है। तो एक रिकमेंडेशन इसमें यह भी दी गई है मैनेजमेंट में कि हमें लोकल लोगों को और ज्यादा ट्रेन करना चाहिए इस तरीके की फ्लड या ग्लेशियल बस्ट मैनेजमेंट के लिए, लोकल लोगों को और ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर किया गया है, ठीक है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर किया गया है। बाकी मैंने अलार्मिंग सिस्टम के बारे में यहां पर आपको बता दिएगा। एक क्लासिकल अलार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हर डैम के आसपास एरिया में बनाना चाहिए, ठीक है। लोकल लोगों को उसके समय दर समय जानकारी भी दी जानी चाहिए, ग्राम सभाओं के माध्यम से वाटर लेवल कितना है, लोकल न्यूज चैनल या किसी ऐप के माध्यम से इस तरीके की जानकारी हम उन एरिया में दे सकते हैं, ताकि वो दूसरे टूरिस्ट को इस तरीके की जानकारी, होटल ओनर जो है वो टूरिस्ट को इस तरीके की जानकारी पास ऑन कर दें। इस तरीके का हमारे पास एक अलार्म सिस्टम भी होना चाहिए, ठीक है। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें डेवलप करना होगा, मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सर्विसेज स्टार्ट करनी होगी, रिस्पांस कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी, रिस्क के बारे में नॉलेज हमें लेनी होगी, ठीक है, उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा और उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों को हम बता पाए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा
हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस आई थी अक्टूबर 2020 में ग्लेशियल लेक आउटबस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसमें 5-6 पॉइंट हैं, आप इनको याद रखेंगे। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे इसका मैनेजमेंट करना है तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है, ठीक है। वीडियोस के माध्यम से आप पीपीटी भी उस पर एक शॉर्ट नोट्स भी डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।